Hello friends, welcome to your YouTube channel Science with Devesh. This is Devesh Kumar and in this series of videos we are discussing the science of class 9th. Our ongoing chapter is the fundamental unit of life. And in the previous video what we have discussed about the unit of life, that what is the unit of life, what is the fundamental unit of life, and all the living organisms are made up of which material. So we have come to the conclusion that all the big things are formed from smaller units, or we can say that all the smaller units are combined to form a larger picture. हमने ऐसा देखा था कि जो कोई भी बॉडी हम देखते हैं तो अगर उसको हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखेंगे तो वो छोटे छोटे स्ट्रक्चर से बनी हुई है, छोटी छोटी चीज़ों से बनी हुई है, और वो सारी चीज़ें बिल्कुल सिमिलर दिखती हैं. जैसे हम लकड़ी का टेबल देखेंगे तो वो लकड़ी के टेबल की गहराई में जब हम जाएंगे, उसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जब हम देखेंगे तो हम बहुत सारी छोटी छोटी यूनिट्स देख पाएंगे जो एक जैसी दिखती हैं, एक जैसी दिखाई देती हैं, और वो सारी यूनिट्स मिलकर एक बड़ी यूनिट बनाती हैं जिसे हम टेबल कहते हैं. तो किसी भी बॉडी की ऐसी जो छोटी यूनिट्स हैं उसको हम सेल कहते हैं. क्लियर. अब ये सेल जो हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं. तो आज जो हम बात करेंगे, हम सेल के स्ट्रक्चर के बारे में कुछ बात करेंगे कि सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है. सबसे बड़ा क्वेश्चन हमारे सामने ये है कि जो सेल है वो किस चीज़ से बना है, क्या उसका जो स्ट्रक्चर है उसकी यूनिट क्या है, किस चीज़ से वो बना हुआ है. तो अगर हम सबसे पहले माइक्रोस्कोप में ऑब्ज़र्व करें तो हम ये देखेंगे कि जो सेल है वो उसके अंदर ऑलमोस्ट मतलब अलग अलग टाइप के सेल, जैसे आपने देखा था कि सेल के बहुत सारे टाइप्स होते हैं और सेम टाइप के सेल एक जैसे दिखते हैं, लेकिन हर एक सेल के अंदर ना आपको 3 चीज़ें कॉमन देखने को मिलेंगी. वो कॉमन चीज़ें उनके अंदर क्या हैं. नंबर 1 प्लाज्मा मेम्ब्रेन है. ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक ऐसी चीज़ है जो आपको हर एक सेल के अंदर देखने को मिलेगी. नंबर 2 न्यूक्लियस, और नंबर 3 साइटोप्लाज्म. ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो किसी भी टाइप का सेल हो, किसी भी शेप का सेल हो, ये तीनों आपको सब के अंदर देखने को मिलेंगी. और सेल के अंदर जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, ठीक है ना, वो एक्टिविटीज़ इन्हीं 3 चीज़ों की वजह से हो रही हैं. तो लेट अस डिस्कस ऑल दीज 3 थिंग्स वन बाय वन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन. अब ये क्या होता है इसके बारे में देखते हैं हम थोड़ा सा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है. आप अगर कोई भी सेल लेंगे ना, मैं सिंपल अभी अमीबा की बात करता हूँ. ये आपका अमीबा है. क्लियर. अब जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो इस अमीबा के अंदर हो रही हैं. क्लियर. तो हम जो देखते हैं, तो अगर एक्टिविटीज़ अंदर हो रही हैं इसका मतलब सेल के जो अलग अलग ऑर्गन्स हैं वो सेल के अंदर ही होने चाहिए. इज़ दैट क्लियर. ठीक है. अब सेल की एक लेयर होती है, ये आउटर लेयर होती है जो सेल को बाहर के एनवायरनमेंट से प्रोटेक्टेड रखती है. बाहर की किसी चीज़ को अंदर नहीं आने देती और अंदर की किसी चीज़ को बाहर नहीं जाने देती. तो सेल की ये जो आउटर लेयर है जो सेल की प्रोटेक्शन करती है, सेल की बहुत सारी प्रोसेस में हेल्प करती है, इसी को हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन. क्लियर. तो आप समझ गए होंगे कि सेल मेम्ब्रेन क्या होती है. आउटर मोस्ट कवरिंग होती है सेल की. अब ये काम क्या करती है. जैसे आप जानते हैं कि सेल जो है उसको कुछ ना कुछ फूड पार्टिकल चाहिए खाने के लिए, और वो फूड पार्टिकल उसे कहाँ से मिलते हैं, आउटसाइड एनवायरनमेंट से मिलते हैं. अब ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें आके यहाँ पर टकराती होंगी, पर ये सबको अंदर जाने की परमिशन नहीं देता. जो फूड पार्टिकल सेल के लिए इम्पॉर्टेंट है, नेसेसरी है, उसको ये परमिशन देता है. वहाँ से सेल ब्रेक होता है और वो फूड पार्टिकल जो है सेल के अंदर आ जाता है. इसी तरह से कुछ वेस्ट पार्टिकल्स होते हैं जो सेल के अंदर होते हैं. सेल के अंदर वो सेल को डैमेज कर सकते हैं, सेल को मार सकते हैं.
इसीलिए ये ज़रूरी होता है कि वो जो वेस्ट पार्टिकल हैं वो सेल से बाहर थ्रो आउट कर दिए जाएं। इसीलिए ये जो मेम्ब्रेन है ये उस वेस्ट पार्टिकल को भी परमिशन देती है कि वो सेल से बाहर जा सके। तो जितनी भी चीज़ें सेल से अंदर आ रही हैं और जितनी भी चीज़ें सेल से बाहर जा रही हैं, उन सबको अंदर बाहर जाने की परमिशन कौन दे रहा है? ये सेल मेम्ब्रेन दे रही है। इसीलिए इसे कहा जाता है सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, क्या कहा जाता है इसे? इसे कहा जाता है सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सिलेक्टिवली मतलब कुछ सिलेक्टिव चीज़ों को ये अंदर बाहर जाने की परमिशन देती है। परमिएबल मतलब ये परमिशन देने वाली है। और क्योंकि ये कि बहुत थिन स्ट्रक्चर है इसीलिए इसको मेम्ब्रेन कहा गया है। क्लियर? सो व्हाई इट इज कॉल्ड सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन? बिकॉज इट गिव्स परमिशन टू सिलेक्टिव थिंग्स टू गो इन एंड आउट ऑफ द सेल। अब ये जो अंदर बाहर का मूवमेंट है ये होता कैसे है, ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ बहुत अच्छा। ये हमारे पास ये नहीं है, जस्ट अ मिनट। ये हमारे पास एक वाटर टैंक है, इसी के साथ हमारे पास एक ये दूसरा वाटर टैंक है और इन दोनों को हमने एक पाइप से कनेक्ट कर दिया। लेट अस कंसिडर कि ये पूरा वाटर से फिल्ड है। अब क्या होगा, जैसे ही हम ओपनिंग करेंगे वाटर जो है यहाँ से इस टैंक में आना स्टार्ट होगा। और कब तक आएगा? जब तक दोनों टैंक में वाटर का लेवल इक्वल नहीं हो जाता तब तक वाटर यहाँ से यहाँ फ्लो करेगा। इट मीन्स वाटर फ्लो करता है। कहाँ से फ्लो करता है? समझ रहे हैं आप मेरी बात? में क्या कहना चाहता हूँ कि वाटर फ्लो करता है, पर कहाँ से फ्लो करता है? तो जी ये फ्लो करता है हाइयर कंसंट्रेशन से, जहाँ पर इसकी क्वांटिटी ज़्यादा है। और कहाँ फ्लो करता है? उस बॉडी में जहाँ पर इसकी कंसंट्रेशन लोअर है। क्लियर? तो वाटर जो है वो ट्रेवल करता है फ्रॉम हाइयर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। और ये जो प्रोसेस है जिसमें कोई भी सब्सटेंस हाइयर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ ट्रेवल करता है, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इस प्रोसेस को जनाब कहा जाता है डिफ्यूज़न। बुझे, आजकल बहुत फेमस हो रहा है ये बुझे डायलॉग, तो इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि बुझे। तो ये डिफ्यूज़न प्रोसेस क्या होती है? व्हेन सब्सटेंस, it can be any substance, it can be water, it can be air, and travels from a higher concentration to a lower concentration. इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं डिफ्यूज़न। क्लियर? तो अब हम देखते हैं किस किस चीज़ का डिफ्यूज़न होता है और कैसे होता है। दोनों ही चीज़ें देखेंगे। क्यों भाई? तो मान लो ये हमारे पास एक सेल है। क्लियर? इस सेल के अंदर क्या है जी? इस सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है। क्या है इस सेल के अंदर? कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सेल के लिए ना तो नेसेसरी है, ठीक है, बल्कि नेसेसरी ना होकर ये सेल के लिए डिसएडवांटेजेस क्रिएट करती है। तो इसीलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इस कार्बन डाइऑक्साइड को सेल से बाहर थ्रो कर दिया जाए। तो जब सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है और सेल के बाहर जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका कंसंट्रेशन कम होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ ट्रैवल करेगी? इट विल ट्रैवल फ्रॉम बोलो हाइयर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। मतलब सेल के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा और वो बाहर एनवायरनमेंट में चला जाएगा। इसी तरीके से सेल को एक चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। आप शायद जानते हो वो चीज़ क्या होती है? वो चीज़ होती है ऑक्सीजन, O2। जब सेल के अंदर की ऑक्सीजन यूटिलाइज हो जाती है तो क्या होता है? सेल को और ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। तो उस टाइम पर सेल के अंदर, क्या कह रहा हूँ मैं? सेल के अंदर कंसंट्रेशन कम हो जाती है और सेल के बाहर कंसंट्रेशन क्या होती है? ज़्यादा होती है। इसीलिए
जो ऑक्सीजन है वो कहाँ से कहाँ फ्लो करती है, बाहर एनवायरनमेंट में से सेल के अंदर फ्लो करती है, बिकॉज इन द एनवायरनमेंट द कंसंट्रेशन ऑफ द ऑक्सीजन इज हाई एंड inside the cell the concentration of the oxygen is low. So what is it called? It is known as diffusion of oxygen. Clear? अब ये जो डिफ्यूज़न हो रही है इसकी परमिशन कौन दे रहा है, इसकी परमिशन दे रहा है सेल मेम्ब्रेन. सो इट इज़ नोन एज सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन. अब तीसरी बात सुनो, हमने दो चीज़ों का डिफ्यूज़न करवाया. किस किस का डिफ्यूज़न करवाया हमने? कार्बन डाइऑक्साइड का और ऑक्सीजन का. नाउ एक तीसरी चीज़ भी है जिसका डिफ्यूज़न होता है. अच्छा जी, चलो वो तीसरी चीज़ क्या है? तो वो तीसरी चीज़ है जिसके बिना साहब हम जिंदा नहीं रह सकते, वो है वाटर. अब वाटर का सेल के अंदर 3 टाइप का डिफ्यूज़न होता है. कितने टाइप का डिफ्यूज़न होता है? 3 टाइप का. कैसा होता है? पहले टाइप का जो डिफ्यूज़न होता है उसमें क्या होता है, सेल के अंदर कंसंट्रेशन हाई होती है और सेल के बाहर कंसंट्रेशन लो होती है. क्लियर? दूसरे टाइप का जो डिफ्यूज़न होता है उसमें क्या होता है, सेल के अंदर कंसंट्रेशन लो होती है और सेल के बाहर कंसंट्रेशन हाई होती है. तीसरे टाइप का जो डिफ्यूज़न होता है उसमें क्या होता है, जितनी कंसंट्रेशन सेल के अंदर है उतनी ही कंसंट्रेशन सेल के बाहर है. क्लियर? अब आप मुझे एक एक करके बात बताओ. पहले केस में क्या होगा, क्योंकि वाटर का कंसंट्रेशन सेल के अंदर ज़्यादा है इसीलिए वाटर जो है अंदर से बाहर फ्लो करेगा. दूसरे केस में एनवायरनमेंट में वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है इसलिए वाटर बाहर से सेल के अंदर फ्लो करेगा. तीसरे केस में वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है इसीलिए there is no flow of water from either cell to environment or to environment to cell. Clear? अब ये 3 केस आपको समझ में आए. तो इन 3 केसेस के बाद मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जब डिफ्यूज़न होता है, किसका डिफ्यूज़न होता है? वाटर का. तो वाटर के डिफ्यूज़न को हम एक स्पेशल नाम देते हैं. क्या नाम देते हैं? वाटर के डिफ्यूज़न को कहा जाता है ऑस्मोसिस. ऑस्मोसिस क्या है? एक डिफ्यूज़न ही है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का नहीं है, ऑक्सीजन का नहीं है, सिर्फ वाटर का जो डिफ्यूज़न होता है उसको हम नाम देते हैं ऑस्मोसिस. क्लियर? सो वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट द ट्रैवलिंग ऑफ वाटर ईदर फ्रॉम inside the cell to the outside environment or from outside the environment to inside the cell, we can name it as osmosis. Clear? तो मैं उन तीनों केस के आपको नाम बताता हूँ. फर्स्ट केस हमें क्या कहता है कि जब मीडियम है, जो सराउंडिंग्स है, वहाँ पर सेल का कंसंट्रेशन, वहाँ पर वाटर का कंसंट्रेशन हाइयर है और इनसाइड द सेल वाटर का कंसंट्रेशन जो है वो लो है. तो उस टाइम पे क्या होगा, द सेल विल गेन वाटर बाय ऑस्मोसिस. तो वाटर कहाँ जाएगा? एनवायरनमेंट से सेल के अंदर. इस प्रोसेस को कहेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. क्या कहेंगे बेटा इसे? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. अब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या ऐसा होता है कि सिर्फ और सिर्फ वाटर जो है वो सेल के अंदर आ रहा है? नहीं, ऐसा नहीं होता. दोनों काम होते हैं एक टाइम पे. कुछ वाटर बाहर भी जा रहा है और कुछ वाटर सेल के अंदर भी आ रहा है, लेकिन सेल के अंदर जो वाटर आएगा वो ज़्यादा होगा और सेल से बाहर जो जाएगा वो बहुत कम होगा. क्लियर? तीनों ही केस में दोनों साइड में वाटर का फ्लो होता है, इनसाइड भी और आउटसाइड भी. लेकिन अगर सेल के अंदर वाटर का कंसंट्रेशन कम है तो एनवायरनमेंट से सेल के अंदर वाटर का जो फ्लो है वो ज़्यादा होगा और सेल से बाहर कम होगा. तो इस सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. नंबर 2, अगर सेल के बाहर सराउंडिंग्स में और सेल के अंदर वाटर का कंसंट्रेशन इक्वल है तो जितना वाटर सेल से बाहर एनवायरनमेंट में फ्लो होगा उतना ही वाटर एनवायरनमेंट से सेल के अंदर आ जाएगा, वो बिल्कुल सेम रहेगा.
नाउ वी टॉक अबाउट द थर्ड केस। अगर हमारे एनवायरनमेंट के अंदर मीडियम में वाटर का कंसंट्रेशन लो है और हमारे सेल के अंदर वाटर का कंसंट्रेशन हाई है, तो क्या होगा? कुछ वाटर सेल से एनवायरनमेंट में जाएगा और कुछ वाटर एनवायरनमेंट से सेल में आएगा, लेकिन जो वाटर सेल से एनवायरनमेंट में बाहर जा रहा है उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होगी। ऐसे सॉल्यूशन को कहेंगे हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। क्लियर? तो जब सेल के अंदर वाटर ज़्यादा होता है और एनवायरनमेंट में वाटर कम होता है, तब हम उसे क्या कहते हैं? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। जब दोनों जगह वाटर बराबर होता है उसे हम कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। और जब सेल के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, बाहर कम होती है, उसको हम कहते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। आई थिंक ऑल दिस टॉपिक्स विल बी easily clear to you। अब इसी डिफ्यूज़न की एक्टिविटी को हम एक छोटे से एग्जाम्पल से देखते हैं। आप क्या लीजिए, आप 2 एग्स लीजिए। ये हमारा फर्स्ट एग है, ये हमारा सेकंड एग है। क्लियर? और इन दोनों एग्स को हम कहाँ रखेंगे? अलग अलग जार में रखेंगे। और हमने इनको क्या कर दिया है? डी शेल कर दिया है। ऊपर से एक बिल्कुल थिन लेयर उतरती है ना, उसको हमने उतार दिया है। क्लियर? जो फर्स्ट केस है, फर्स्ट केस में हमने जार के अंदर एक सॉल्यूशन रखा है, वो क्या है? डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और दूसरे केस में हमने क्या रखा है? हमने रखा है कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्लियर? फर्स्ट केस में जब हम उस डी शेल्ड एग को डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में रखेंगे तो क्या होगा बेटा? जो वाटर है, जो सॉल्यूशन है, वो एग के अंदर फ्लो होगा। क्लियर? मतलब सॉल्यूशन जो है वो एग के अंदर चला जाएगा, एग उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। तो इस सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन या हाइपोटोनिक कहेंगे। बोलो, क्या लगता है आपको, इसको हम क्या कहेंगे? अब सराउंडिंग में हाइयर कंसंट्रेशन है और सेल के अंदर लोअर कंसंट्रेशन है, इसीलिए तो ये जो HCl है वो एग के अंदर चला गया, तो इसे हम कहेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। क्लियर? दूसरा जो केस है उसमें जब हम डी शेल्ड एग को अंदर रखेंगे तो वो श्रिंक हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। सिकुड़ने का मतलब क्या है कि उसके अंदर जो वाटर था वो बाहर एसिड में चला गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में। इसको हम कहेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, कि सराउंडिंग में वाटर की कंसंट्रेशन कम थी और अंदर वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा थी। इज़ दैट क्लियर? तो ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कुछ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक सेल से बने हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो वाटर को गेन करते हैं इसी मेथड से। किस मेथड से? ऑस्मोसिस से। हमारे जितने भी ट्रीज़ हैं, जितने भी प्लांट्स हैं, वो रूट्स से पानी लेते हैं, और रूट से जब पानी लेते हैं वो भी किस मेथड से लेते हैं? ऑस्मोसिस से। तो इसीलिए डिफ्यूज़न जो है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है गैसेस और वाटर इन दोनों के एक्सचेंज के लिए। क्लियर? इसी तरीके से ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये वाटर को ही एब्जॉर्ब करते हैं, बहुत सारे ऐसा न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिएंट्स हैं एनवायरनमेंट में जो प्लांट्स जो हैं वो एक्वायर करते हैं इसी प्रोसेस के थ्रू। कौन सी प्रोसेस के थ्रू? डिफ्यूज़न के थ्रू। क्लियर? अब ये जो प्लाज्मा है ये एक फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन है, क्योंकि आपने देखा था ना कि फूड को अगर अंदर आना था तो ये ब्रेक हो जाती थी, फूड अंदर आता था, ये दोबारा रिक्रिएट हो जाती थी। तो इसके इतने फ्लेक्सिबल होने का रीज़न क्या है? इसके फ्लेक्सिबल होने का रीज़न ये है कि ये जिस सब्सटेंस से बनी है उसको हम कहते हैं लिपिड्स और प्रोटीन्स। इन दो चीज़ों से ये बनी है। लिपिड्स की वजह से ये ब्रेक हो जाती है और प्रोटीन की वजह से ये दोबारा बन जाती है। क्लियर? अब ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसको आप नेकेड आइज से नहीं देख सकते, इसको सिर्फ और सिर्फ आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख सकते हो। क्लियर? अब ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है सेल मेम्ब्रेन की, ये उसको अलाउ करती है। क्या अलाउ करती है?
तो सेल की ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है सेल मेम्ब्रेन की, इसी वजह से जो सेल है वो फूड को इनटेक कर सकता है, फूड को एंगल्फ कर सकता है। और इस प्रोसेस को, जिस प्रोसेस में सेल एनवायरनमेंट से फूड को एनगल्फ करता है, इनटेक करता है, उसको कहा जाता है एंडोसाइटोसिस। क्या कहा जाता है? तो हम कहेंगे व्हाट इज एंडोसाइटोसिस। तो एंडोसाइटोसिस इज द प्रोसेस इन विच द सेल्स एनगल्फ द फूड थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन और सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, और व्हाट डू वी कॉल इट प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर? अब इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है अमीबा। अमीबा जो है वो इसी प्रोसेस से, इसी मेथड से अपने फूड को गेन करता है। क्लियर? इन द नेक्स्ट वीडियो व्हाट वी विल डिस्कस अबाउट द सेल वॉल। तो बुझे कैसी लगी वीडियो? अरे भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो फ्रेंड्स के साथ, शर्माओ मत, बिल्कुल मत शर्माओ। क्लियर? और इफ़ यू लाइक द वीडियो हिट द लाइक बटन, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। अगर कोई भी डाउट है, कोई भी समस्या है, then you can comment me in the comment section. I have given my number. If you need any type of notes, any type of question answers PDF, then you can contact me there. ठीक है? Only WhatsApp, no call. So till then, thank you very much. Take care.